मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से फूका चुनावी बिगुल। श्रीनगर में उनके स्वागत में आयोजित की गई जन आशीर्वाद रैली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी रोड पर हुए भूस्खलन का किया स्थलीय निरीक्षण। भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम श्री विक्रय केंद्र का किया लोकार्पण। इस केंद्र में जलागम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गठित कृषक संघों के उत्पाद रहेंगे उपलब्ध। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर लाल कुआं से विधायक नवीन चंद्र दुमका ने ली चुटकी। विधायक ने कहा, कांग्रेसियों के पास बीजेपी के विकास के एजेंडे को लेकर कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ढाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बैडमिंटन में उत्तराखंड के मनोज सरकार की धूम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं मनोज सरकार। मनोज ने यूक्रेन के खिलाड़ी को 2-0 से हरा दिया और सीधे वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मनोज का कांस्य पदक अब पक्का हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज ने यूक्रेन के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैडमिंटन में उत्तराखंड के मनोज सरकार की धूम। सेमीफाइनल में पहुंचे हैं मनोज सरकार। मनोज ने यूक्रेन के खिलाड़ी को 2-0 से हराया और अब उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और उनका जो कांस्य पदक है वो तो पक्का हो ही चुका है। उत्तराखंड के हैं मनोज जी। बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार की एक बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें कि सेमीफाइनल में मनोज ने अपनी जगह पक्की कर ली। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको ये बता दें कि यहां उनके स्वागत में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। धामी ने कहा कि श्रीनगर में विद्युत लाइन भूमिगत की जाएगी। तो वहीं राजधानी में लंबे इंतजार के बाद आगामी 9 सितंबर को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत 16 कंपनियां हिस्सा लेने जा रही है। तो वहीं क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने जा रही 16 कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इसमें कुछ मेडिकल कंपनियां है तो वहीं कुछ कंपनियां फूड डिलीवरी कारोबार से भी जुड़ी हुई है। उसमें 10 केजी काट के इसकी कॉपी दिलवाता हूँ। ये पूरी है। देखो, बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में के अनुसार रोजगार मेला 9 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून के प्रांगण में लगेगा और जिसमें लगभग 15 से 16 कंपनी हमारे पास अभी लिस्टेड हैं जो कि आने के लिए प्रस्तावित हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां सीएम धामी ने निर्मित ग्राम श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया। इस विक्रय केंद्र में जलागम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गठित कृषक संघों के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। सीएम ने यहां रखे उत्पादों का अवलोकन भी किया है। सीएम ने कहा कि इस तरह के विक्रय केंद्र से जहां उपभोक्ताओं को गुणवत्तात्मक उत्पाद मिलेंगे तो वहीं किसानों और ग्रामीणों को भी उनके उत्पादों के लिए बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में कई योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई है, जिससे कि किसानों को अब लाभ मिल पाएगा। 14,000 किसानों के द्वारा जो पूरा एक अपना क्लस्टर बनाया गया है
उनके द्वारा जो भी संबंधित जो भी सामान बनाया जाएगा, जो चीज़ बनाई जाएगी, उसको इन स्टोरों के माध्यम से यहाँ पर राजधानी में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और निश्चित रूप से किसानों का जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है किसानों की आय दुगनी करनी है, उसको वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून मसूरी रोड पर हुए भूस्खलन का स्थानीय निरीक्षण किया है। तो वहीं सीएम ने भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन से रोड बाधित नहीं हो, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी भी तरह की आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिप्पणी की है। जोशी ने कहा कि अगर हरीश रावत को अपने ऊपर हमले की साजिश लग रही है तो वह सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता ले, उन्हें हमारी सरकार सुरक्षा देगी। कांग्रेस सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, कभी पखवाड़े तलती है तो कभी राजमा चावल बनाती है, यह कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बटोरने के लिए एक प्रयास है, जो एक कांग्रेस की बड़ी चाल है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने अस्पताल में नीकू वार्ड बनाया है, जिसमें 50 से ज्यादा नए वार्ड बनाए गए हैं। और क्या क्या तैयारी अस्पताल में हुई, इस पर एक नजर डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने याद दिला दिया कि अब स्वास्थ्य सेवाओं को सही रखना कितना जरूरी है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा स्टाफ अलर्ट मोड पर है। जैसा कि बताया गया है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे छोटे बच्चे होंगे। इसी कड़ी में अस्पताल में नीकू और पीकू वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना संक्रमित बच्चों की देखरेख का हर सामान होगा। इसी के साथ ऑक्सीजन बेड भी लगाए गए हैं, ताकि हर कोरोना से संक्रमित बच्चे का इलाज यहां पर हो सके। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दून अस्पताल में बाल रोग विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 2 बच्चे कोरोना का इलाज करवाने यहां पर आए थे, जो अब ठीक होकर घर जा चुके हैं। देखिए, बरसातों में जो सबसे पहली चीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचना है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अगर हम आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीज से अच्छे से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी बरसातों का मौसम होता है तो खाने और पीने का विशेष ध्यान रखें। गंदा खाना, गंदा पानी, उससे हम लोगों में बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं। तो आप देखेंगे जब भी बरसातें आती हैं तो हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में और वायरल डिजीज भी बढ़ती हैं। वहीं कॉलेज के डॉक्टर केसी पंत ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर दून मेडिकल कॉलेज तैयार है और हर तरह से कोविड से लड़ने में सक्षम है। कि हमारे वहाँ कोविड की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है और केसेस नेशनल लेवल में आ रहे हैं और कई हमारा स्टेट तो थोड़ा कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये आशंका साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और लोगों ने व्यक्त की है कि आने वाले समय में थर्ड लेयर आ सकती है और वो ज़्यादातर बच्चों के लिए विपत्ति का कारण बनेगी। फिलहाल दून अस्पताल में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं ऑक्सीजन की पूरी मात्रा अस्पताल में है और सभी डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है और अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर लाल कुआं से विधायक नवीन चंद दुमका ने चुटकी ली है। विधायक का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं के पास बीजेपी के विकास के एजेंडे को लेकर कोई जवाब नहीं है, जिसको लेकर आए दिन घिसी पिटी चीजों को लेकर कांग्रेस के नेता राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में आने की बात भी की है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा होता है और लोकतंत्र में अपने एजेंडे को चलाने के लिए
अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए, वैसे भी चुनाव का साल है, बहुत सारे कार्यक्रम लोग करते हैं। ये परिवर्तन यात्रा सामान्यतः उसी का एक भाग है उनका। तो वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, तो कहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए खटीमा में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जाएगा, जिसमें पहले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर लालकुआ विधानसभा के आयोजकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि यात्रा को विभिन्न पड़ावों पर स्वागत द्वार के माध्यम से करवाया जाएगा। 3 तारीख को खटीमा जो शहीद हमारा स्थल है, वहाँ से इसका शुभारंभ होगा और उसके बाद रामलीला ग्राउंड खटीमा में सभा होगी। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहाँ रामलीला ग्राउंड में सभा होगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावी मोड में उतर चुकी है और पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो जनता के सुझाव से बनाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों से बात कर उनकी समस्या और उनकी उम्मीद को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर जनता ने 2022 में कांग्रेस को प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया तो वह जनता की अपेक्षा में 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से केवल 15 दिन का चुनाव लड़ रहे थे। जब अधिसूचना जारी होती थी, प्रत्याशी तय हो जाते थे, तब हम चुनाव क्षेत्र में जाकर के मतदाताओं से संपर्क साधने की कोशिश करते थे। लेकिन इस समय जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने सत्ता में रह करके जिस तरह से अवैध वसूलियां करके, भ्रष्टाचार करके और धन बल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, छल बल के आधार पर झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उनके साथ लड़ने के लिए सठम साठ्यम समाचरित के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार मसूरी पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन शुरू किया था। उत्तराखंड की जनता को क्षेत्रीय दल को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही उत्तराखंड का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगा और उनका पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी। तो सत्ता में बैठे 20 साल से, वो कभी भी इस राज्य के पक्ष में नहीं थे और इसके विरोधी थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है। इसीलिए ये हाल ऐसा है और ये सरकारें जो है वो माफियाओं के दबाव में है, माफिया इस सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के। 2022 में यूकेडी का भविष्य क्या होगा? निश्चित तौर पर यह मौका है, उत्तराखंड की जनता को सोचने का मौका है। तो वहीं बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एक निजी विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की तरफ से बाजपुर के ग्राम दियोहरी में करोड़ों की लागत से आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन विद्यालय की जमीन लीज होने के चलते जिलाधिकारी की तरफ से काम को रोक दिया गया, जिसके बाद आदर्श आवासीय विद्यालय को किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है। राजकीय आवासीय जनजातीय आवासीय विद्यालय अभी यहाँ पर किराए के भवन में चल रहा है और इसके लिए भूमि भी चयनित की गई थी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसका शिलान्यास हुआ था। वो आ नहीं पाए, लेकिन देहरादून से उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी थी। शिलान्यास मौसम खराबी की वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके थे। तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी नगर में जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी की तरफ से भगवान श्री कृष्ण की पालकी से शोभा यात्रा निकाली गई है। कोसी नदी में मदन गोपाल को स्नान कराया गया है। जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य के नेतृत्व में मुख्य अतिथि राजीव कुमार सैनी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया।
मंदिर के पुजारी आकाश शर्मा ने पूजा अर्चना की और साथ ही श्रद्धालुओं ने जोगेश्वर शिव मंदिर से होकर मुख्य बाजार से बुद्ध चौराहे होते हुए पट्टी कला कोसी मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकाली है। पहले जो है जन्माष्टमी का महापर्व जो है देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जैसा कि हर वर्ष जो है जन्माष्टमी के तुरंत 2 दिन के बाद नगर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर जोगेश्वर शिव मंदिर से जो है रामडोल की शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है और इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने इस रामडोल की शोभा यात्रा। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्र बरसात में पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक से सामने आया, जहां बीते 4 दिनों से पानी का हाहाकार मचा हुआ है। लोग कई किलोमीटर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। पोखरी पुनर्गठन पेयजल लाइन 4 दिन पहले टूट गई थी, जिसके चलते पानी की सप्लाई जो है वो रुक गई थी, लेकिन अब जल संस्थान पोखरी की तरफ से पेयजल लाइन को ठीक किया जा रहा है। भारी वर्षा के कारण हमारी जो लाइन है 30/8 को क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो आज 2/9/2021 को सुबह से ही कार्य किया जा रहा है और शाम के करीबन 5 बज चुके हैं और कार्य अंतिम पड़ाव में है। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग चमोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चाइल्ड वार्ड बनाए जा रहे हैं और साथ ही ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था भी कराई जा रही है, ताकि अगर कोई बच्चा संभावित तीसरी लहर से संक्रमित हो जाए तो उसका इलाज तत्काल किया जा सके। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल का यह कहना है कि चमोली जिले में तीसरी लहर को लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी है जो कोरोना की मरीज को दी जा सकेगी। हमारे द्वारा ऑक्सीजन के पूरे प्रबंध किया गया है। डीएच में 200 एलपीएम का हमारा प्लांट फंक्शन है ऑलरेडी। 500 एलपीएम का हमारे पास गोपेश्वर में एक प्लांट लगाया जा रहा है जो कि प्रोग्रेस में है। 250 एलपीएम का एक प्लांट कर्णप्रयाग में लगाया जा रहा है जो कि प्रोग्रेस में है। 500 एलपीएम का एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है जो कि शिमली में प्रोग्रेस में। तो वहीं थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देव शाह ने तहसील परिसर में देवाल विकासखंड के फल्दिया गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्र को राहत राशि के चेक बांटे हैं। विधायक ने 12 प्रभावित को राहत राशि की दूसरी किश्त के रूप में 1,10,000 के कुल 12 चेक वितरित किए हैं। राहत राशि मिलने पर प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार का धन्यवाद देते हुए प्रभावित क्षेत्र में शीघ्र ही विद्युतीकरण की भी मांग की है। गाँव वालों को चेक वितरण हुआ और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि 19 में आपदा आई और 20 हमारा बीच में रहा और 1.5 साल के अंदर इन लोगों को पूरा धन इनको प्राप्त हो। हमें 4,10,000 रुपये राहत राशि मिल चुकी है और उसमें हमने मकान पूरा पूर्ण कर दिया है और जो हमारा प्रकृति का एक विशेष उसमें विद्युत विभाग द्वारा लाइट की समस्या है। तो वहीं मोरी विकासखंड के आराकोट में समाज कल्याण विभाग की ओर से जन कल्याण शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की ओर से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है आमजन को प्रदान की गई है। पेंशन प्रकरणों के साथ ही किसान, बागवान और पशुपालकों को भी लाभान्वित किया गया है। शिविर में 37 वृद्धा पेंशन फॉर्म जो है वो वितरित किए जाने के साथ ही 34 आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के जनपद में 11:13 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र कुटेटी के जंगल में रहा। हालांकि भूकंप से कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप के कारण एक निजी कॉलेज में 14 बच्चे सामान्य रूप से घायल हुए हैं, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सामान्य घायलों का प्राथमिक उपचार जो है वो किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल लाया गया है।
तो वहीं रुड़की में किसान मोर्चा की तरफ से कृषि कानून के विरोध और अन्य मांगों को लेकर बेल्टा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन गुलशन रोड ने जानकारी देते हुए कहा कि कृषि कानून का विरोध और अन्य मांगों को लेकर महापंचायत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए और साथ ही इकबालपुर शुगर मिल से गन्ना भुगतान कराया जाए। किसानों के यहां पर बिजली के छापे मारकर गलत तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसको भी बंद करवाया जाए। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे के द्वारा गांव बेल्टा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें हमारे जो 3 कृषि कानून है उनको लेकर तो यह है। इसके अलावा भी जो उत्तराखंड के जो मुद्दे जो इनसे किसान लगातार परेशान किया जा रहा है, वो भी एक 4-5 जो मुद्दे उनको लेकर भी ये पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें नंबर 1 बात तो यह है कि तो वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की दबंगाई देखने को मिली है, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक में पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। दरअसल पुलिस ने एक महिला की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद आरोपी के समर्थन में कार्यकर्ता थाने पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई है, जिसके चलते दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद मंगलौर के कोतवाल यशपाल सिंह बिस्ट का तबादला कर दिया गया है। हाँ, मंगलौर में ये कल एक 420 के अभियुक्त को लेके कुछ लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। उसको लेके एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, जो आपके द्वारा मुझे बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में एसएसपी महोदय ने सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे इसमें जाँच करी जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सूरज न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।